सर, जहाँ तक बात हॉस्पिटल्स की है, हेल्थ केयर की है, आपने इतना समय इस इंडस्ट्री को दिया है, हेल्थ केयर सेटअप की, वो काम कैसे करते हैं? लेकिन जो पेशेंट आप देख रहे हैं उसको पूरा टाइम दीजिए। ऑपरेशंस में भी अब कॉमन मैन का सिर्फ एक सवाल है सर, कोई भी अस्पताल किसी भी लेवल का, वो आज अपना मरीज या खुद वहां ले जाने से घबराता क्यों है? मैं ये समझता हूँ आज तक किसी ने कभी समझा ही नहीं कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटैलिटी क्या है। लोग बागों ये सोचते हैं, आजकल आम लोग ये सोचते हैं हॉस्पिटल मतलब ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल मतलब वही नर्सें, वही डॉक्टर्स, वही पैरामेडिकल स्टाफ, वही इंजेक्शंस, वही ड्रिप्स, वही ऑपरेशंस। नहीं, हॉस्पिटल इन सब से अलग है। आप जब भी आप सुबह अपने काम पे जाते हैं और कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है, तो इसका मतलब आपका दिन वो सक्सेसफुल ही नहीं है। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सो मच। मेरे पास सर आज सच बता रहा हूँ मेरे को आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, क्योंकि मैं आपको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ ये खुद मैं भी नहीं जानता, क्योंकि कभी मैंने आपको उस रूप में देखा ही नहीं कि मैं आपको ये एक उपाधि भी दे पाऊँ कि आप मेरे लिए हो क्या, क्योंकि आपने मेरे लिए लाइफ में इतने मल्टीपल रोल प्ले करे हैं कि आप कभी गाइड, मेंटर, फिलोसोफर, और मतलब हर सवाल के आगे अगर क्वेश्चन मार्क है तो उसका आंसर मेरे को आपके पास आके मिल जाता है। तो और लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मेरा और आपका जो एसोसिएशन है वो कुछ सालों का नहीं है, जितनी मेरी उम्र है उतना ही है। तो बस सर इसी नोट पे स्टार्ट करूँगा कि जितनी ज़रूरत मुझे हर कदम पे आपकी है, मुझे लगता है कि जो मेरा यूथ है, जो आज की जनरेशन है, कहीं ना कहीं जो आज स्ट्रगल एक पॉइंट पे कर रहे हैं, या जो पेशेंट भी हैं, दोनों ही तरीकों से, उन्हें आपकी गाइडेंस मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारी कभी बात भी होती थी कि हम लोग मासेस तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे पहुँचाएं, तो सर उसी के लिए आज आपसे कुछ बातें करेंगे। जो आप मुझे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और एक गाइडेंस देते हैं सही दिशा में जाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि कुछ सवाल जो मेरे भी हैं, जो बाकी लोगों के भी हैं, उनका आंसर अगर उन्हें आपसे मिले एक ग्लोबल लेवल पे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता सर। तो उस पॉइंट पे आई वेलकम यू अगेन सर। थैंक यू ऋषभ, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है ऋषभ कि मैं आज तुम्हारे साथ बैठ करके ये चीज़ ऑफिशियली डिस्कस कर रहा हूँ। ऋषभ, तुम्हें ध्यान होगा जब हम लोग बैठते थे, हम पेशेंट केयर पे बात भी करते थे, हम पेशेंट केयर को कैसे इम्प्रूव करें इसके ऊपर हमने बहुत डिस्कशंस भी किए हैं। हमने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे इसमें कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। और ऋषभ, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी टीचिंग्स में अगर 10% भी लोगों तक ये पहुंची तुम्हारे माध्यम से, तो ऋषभ इस फील्ड में ना क्रांति आ जानी है। ये इतना अनटैप्ड फील्ड है ऋषभ, जो तुमने आज ये टॉपिक रेज किया है, ये इतना अनटैप्ड फील्ड है। मैं समझता हूँ आज तक किसी ने कभी समझा ही नहीं कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटैलिटी क्या है। हॉस्पिटल तो है ही हॉस्पिटैलिटी के लिए। लोग बागों ये सोचते हैं, आजकल आम लोग ये सोचते हैं हॉस्पिटल मतलब ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल मतलब वही नर्सें, वही डॉक्टर्स, वही पैरामेडिकल स्टाफ, वही इंजेक्शंस, वही ड्रिप्स, वही ऑपरेशंस। नहीं, हॉस्पिटल इन सब से अलग है बिल्कुल। ऋषभ, हॉस्पिटल के नाम से लोगों को जो डर लगता है ना, हमारा काम है उस डर को निकालना। हॉस्पिटल से डरना क्यों है? हम हॉस्पिटल ठीक होने के लिए जा रहे हैं, तो हमें खुश होना चाहिए। अगर हमें कोई बीमारी हुई है और हम किसी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हम ठीक होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में थोड़े डर हैं, लोगों के मन में थोड़े गुस्सा भी है, कुछ सवाल भी है। तो आज हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे ऋषभ आपके साथ। सर, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे लिए इन द सेंस आपने टाइम निकाला कैसे? क्योंकि जितना लंबा अरसा मैंने आपके साथ बिताया है, अनऑफिशियली और ऑफिशियली दोनों, वो एक मिनट नहीं बीता जिसमें आपका फ़ोन नहीं रिंग हुआ। वो अलग बात है आज आपने उस फ़ोन का कुछ जुगाड़ किया हुआ है, लेकिन मुझे वो लम्हा बताइए, मुझे वो एक मोमेंट बताइए जब आपको ऐसा लगा यार आपने फ़ोन देखा, 2 मिनट हो गए, किसी का फ़ोन क्यों नहीं आया? ऋषभ, और कितने सालों से ये सिलसिला है? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल ठीक है। पर ऋषभ, जब हमें बड़ा काम करना होता है, हम किसी बड़े कॉज के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं,
तो हमारे पास टाइम की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है। आज मुझे इस पर मोमेंट पे ये लगता है ऋषभ कि मैं अपनी बातों से अगर मैं कुछ ही लोगों को भी, कुछ हॉस्पिटल्स को या कुछ लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा पाया इस चीज़ से, तो मैं ऐसा टाइम तो मैं हमेशा निकाल सकता हूँ ऋषभ, और निकालना भी चाहिए। और फ़ोन तो ऋषभ को फ़ोन तो मैंने अभी डाइवर्ट कर रखा है, और मेरा स्टाफ उस फ़ोन को, अब उनकी परेशानी है ये, वो सुन रहे होंगे। बट ऋषभ, टाइम ऐसे कॉज के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। थैंक यू सर कि आपने इसकी इम्पोर्टेंस को वैल्यू दी, समझा इस चीज़ को। तो सर अगर हम बात शुरू करें तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर आशीष मित्तल, जब डॉक्टर आशीष मित्तल नहीं थे तो वो दिन कैसे थे? आपने शुरुआत ज़िंदगी की कहाँ से करी? डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? तो वो सब कुछ हो जाए थोड़ा। ऋषभ, मैं यूपी के एक बहुत छोटे से ज़िले बुलंदशहर से आता हूँ, जो दिल्ली से 70 किलोमीटर ही है। और मैं बहुत ही एक साधारण से परिवार में मैंने जन्म लिया, और हम लोग कोई बहुत हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय फैमिली से आते थे। गांव का बैकग्राउंड था हमारा, गांव में सब लोग थी, खेतीबाड़ी होती थी, मेरे ग्रैंडफादर वगैरह सब गांव से ही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मैनेजमेंट में आऊँगा, ये तो कभी भी नहीं सोचा था। मैंने जब 11th में मैं आया तो मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर होते थे, मेरे फादर के दोस्त भी थे, वो डॉक्टर इंद्र मोहन, मुझे आज भी नाम याद है उनका। हम लोग बीमार होने पे पापा हमें अक्सर उनके पास ले जाया करते थे, और मैं देखता था उनके पास बहुत रश रहता था, लोग बहुत आते थे उनके पास, और उनके यहाँ जाने का मतलब था पूरा दिन खराब होता था हमारा। और फिर भी क्योंकि बीमार होते तो दवाई भी लानी होती थी, लेकिन वो पापा का बहुत रिगार्ड करते थे, और वो बीच में बुला भी लेते थे हम लोगों को देखते थे। तो तभी से मेरे मन में एक ये ख्याल आया कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, और अपने एरिया में लोगों को जो इतनी परेशानी होती है इसको मैं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूंगा। उस ज़माने में ये बात है 1990 की, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मैंने CPMT दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं 1990 में मेडिकल कॉलेज गया पढ़ने। जब तक मेडिकल कॉलेज में गया, जब तक भी ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे लाइफ में, ये ज़रूर था कि भाई मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे एक अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है। और हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज़ ये ज़रूर रहती थी, क्योंकि मैं शायद गांव से आता था, छोटे शहर से आता था, तो बड़े शहरों की वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मैंने देखा था जब तक, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था वो। मैं बड़ा संकुचित और बड़ा अपने आप में शर्मीला हुआ करता था उस ज़माने में। पर जब मेडिकल कॉलेज गया तो मैंने देखा वहाँ तो दुनिया ही अलग है। तो वहाँ वो जो मेरे बैचमेट्स थे, मेरे कोलीग्स थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो अलग अलग बैकग्राउंड से, दुनिया के देश के हर कोने से आए हुए लोग थे, बहुत बड़ा बैच था। एक चीज़ लेकिन वहाँ मैंने सीखी, ज़िंदगी क्या होती है। क्या मिस कर रहे थे जो वहां जाके पता लगा कि हाँ ये भी है? मैंने ये मिस किया कि हम तो कुएं के मेंढक थे जब तो दुनिया क्या होती है ये वहीं जाकर के पता लगा कि दुनिया में इतने तरीके के लोग भी होते हैं। और आपको कदम कदम पे फ्रस्ट्रेशन क्या होता है ये वहीं जाके पता लगा कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हो, आपको खाना ही नहीं मिला, मैस में गए तो खाना है ही नहीं अब। वहाँ पहली बार जाकर के पता लगा कि आप सुबह 10 बजे तक सो सकते हो, आप अपनी क्लास बंक करो, 10 बजे तक आराम से सो, कोई नहीं पूछने वाला, घर पे तो कोई है नहीं। वहाँ पहली बार ऐसा पता लगा कि लोग एक एक दिन में एक एक पैकेट सिगरेट का पी जाया करते हैं। अच्छा। जबकि मैं तो ऐसी बैकग्राउंड से आता था, हमारे परिवार में कोई सिगरेट और इस तरीके का कुछ वो नहीं होता था, तो मुझे बड़ा ख़राब भी लगता था। मेरा एक बैचमेट है, वो आज भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो मैं उसको ये कहता था, मैंने कहा भाई तू इतनी वो मत किया कर, मैं तेरे पापा को कह दूंगा। तो वो मुझसे कहता था कि तू कभी कहेगा नहीं मेरे पापा को, मुझे पता है तू मेरा दोस्त है। तो उसने दोस्ती का बहुत फ़ायदा उठाया मेरे। बट बाय एंड लार्ज उस 5 साल में मेडिकल कॉलेज में मैंने ज़िंदगी को समझा। अपना मेडिकल का कोर्स मैंने पूरा किया। पूरा करने के बाद मैंने इंटर्नशिप की, उसके बाद फिर मैं एक हॉस्पिटल में जॉब के लिए गया। जब मैं हॉस्पिटल में ऋषभ जॉब के लिए गया तो वहाँ मैंने एक चीज़ बहुत महसूस की कि वहाँ डॉक्टर्स के साथ और पैरामेडिकल स्टाफ्स के साथ ना बड़ा अन्याय होता था। वहाँ सैलरी टाइम से नहीं होती थी, कभी ये नहीं है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कभी। तो मैं ये रियलाइज़ करने लगा इस फील्ड में मैनेजर्स की बहुत ज़रूरत है, अच्छे मैनेजर्स की, और अच्छे ऐसे लोगों की
जो इसको सिस्टम को थोड़ा रेगुलराइज करें, इसको सिस्टम को सुधारें। तो मतलब आपका जो ध्यान है उसी टाइम पे उस चीज़ पे गया कि जो नॉन मेडिकल वाली चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें हैं, वो सिस्टमेटिक नहीं है। वो शायद पहला मेरा ऐसा दिन था जब मुझे ये लगा कि इस फील्ड में मैनेजमेंट के लोगों को आना चाहिए। अच्छा। फिर मैंने MBA किया हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। वहीं से मुझे ऐसा इंसाइट हुआ, तो मैंने फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया। और वहीं हॉस्पिटल में मुझे ऐसा भी लगा कि आजकल हमें अपने अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैंने मेडिको लीगल सिस्टम्स का एक डिप्लोमा होता है बहुत अच्छा, मैंने वो भी किया और मेडिको लीगल सिस्टम्स को समझा कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन में लीगलिटी क्या है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हम एज हॉस्पिटल ओनर या एज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हमारे क्या अधिकार हैं, पेशेंट के क्या अधिकार हैं, हमारे एम्प्लॉय के क्या राइट्स हैं, और हम किन किन अधिकारों के, किन किन लॉज के तहत बंधे हुए हैं और हमें क्या करना चाहिए एज पर लॉ। दूसरा, मैंने मैनेजमेंट पूरा पढ़ा, MBA किया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ हॉस्पिटल आया। तो मैं हॉस्पिटल में तब से मैं यहीं हूँ, मैं यहीं काम कर रहा हूँ। जब आपने सर ये मेडिकल लीगल सिस्टम को अपनाया, जब पढ़े उसके बारे में, या जो आपने बाकी चीज़ मैनेजमेंट पढ़ी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आज भी लोग इस चीज़ से परे हैं कि उनको ये नहीं पता कि मेडिको लीगल सिस्टम्स एक्चुअल में क्या हैं, या उनका बेनिफिट वो कैसे ले सकते हैं, बेनिफिट भी हो और वो उनको लिमिट में भी रखें कि वो अपनी लिमिट ना क्रॉस करे, चाहे कोई भी हो। तो आपको अभी भी लगता है कि लोगों को इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल, इसकी बहुत ज़रूरत है। मेरे हिसाब से हमारे जो मेडिकल ग्रेजुएशन का करिकुलम है उसमें हमें फोरेंसिक मेडिसिन तो पढ़ाई जाती है, बट वो फोरेंसिक इस मेडिको लीगल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। हमें हमारे करिकुलम में 2 चीज़ें ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए। नंबर 1 चीज़, हमें पेशेंट के साथ कैसे डील करना है ये ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि जब हम मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं तो हम रॉ होते हैं बिल्कुल। हमें कोई नहीं बताता कि कोई पेशेंट अगर आपके पास आया और वो पेशेंट बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है किसी बात को लेकर के, तो कैसे डील करना है। होता क्या है कि हम अपनी बात कह रहे होते हैं, पेशेंट अपनी बात कह रहा होता है और हम सुन किसी की नहीं रहे होते। तो ये जो लैक्यूना है ना, ये दूर किया जाना चाहिए। हॉस्पिटल्स में इस चीज़ की पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा, आपको ना लीगल सिस्टम्स के बारे में भी हॉस्पिटल में पढ़ाया जाना चाहिए कि आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप क्या क्या राइट्स हैं आपके, आप कैसे काम करेंगे, कैसे मेडिको लीगली अपने आप को सेव रखेंगे, पेशेंट्स की क्या राइट्स हैं, आप पेशेंट को कैसे आप गलतियां नहीं करेंगे जिससे आप मेडिको लीगल ट्रैप में ना फंसें। ये चीज़ों की पढ़ाई ऋषभ होना बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ाया जाना चाहिए। जी सर, कहीं ना कहीं मेरे को आपकी बातों से ना ये महसूस होता है, क्योंकि आप बिल्कुल ही रॉ और ऐसे बैकग्राउंड से थे, तो आपके अंदर एक वो डेडिकेशन थी कि हर चीज़ को बारीकी से समझा जाए। ये जो आजकल का यूथ है, जो आजकल की मॉडस ऑपरेंडी है पूरे हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम्स की, डू यू थिंक दैट एवरीथिंग इज़ फॉर ग्रांटेड, या डू यू थिंक दैट इट इज़ निगलेक्टेड, या चीज़ें काफ़ी स्पॉन्टेनियस हो गई हैं? देखो, क्योंकि वो कमर्शियल एंगल इतना इन्वॉल्व है इसके अंदर कि कोई इसमें जाना ही नहीं चाहता। आई एम नॉट टॉकिंग पर्सनली अबाउट यू, बट जो एक मासेस का रिव्यू है, जो फीडबैक्स आजकल हम हॉस्पिटल्स की वीडियोस वगैरह कभी देखते हैं, तो कभी जैसे नेग्लिजेंस बहुत है, या कमर्शियल लेवल पे सेटल हो जाता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि भाई प्रॉम्प्टनेस है चीज़ों में, दिमाग ख़राब नहीं करना, बस कोई प्रॉब्लम है चल जाने दे यार, वो चीज़। देखो ऋषभ, ये बहुत बढ़िया वैलिड क्वेश्चन है। ऋषभ, कभी भी हॉस्पिटल में मेरा अपना मानना ये है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरा अपना मानना ये है कि आप पैसे को हमेशा सेकेंडरी रखिए। जी, मनी इज़ ऑलवेज बाय प्रोडक्ट, शुड ऑलवेज बी बाय प्रोडक्ट। आपका प्राइमरी इंटेंशन केवल और केवल पेशेंट होना चाहिए। वैसे भी अगर मैं मैनेजमेंट की भाषा में कहूँ तो कस्टमर इज़ गॉड, और यहाँ तो हमारा पेशेंट है जो ऑलरेडी सफरर है, जो ऑलरेडी परेशान है। आप कभी भी देखना, अगर आपके बैक ऑफ माइंड में पेशेंट फर्स्ट रहेगा, आप कभी किसी ट्रबल में फंसेंगे ही नहीं। आप फंस ही नहीं सकते, क्योंकि पेशेंट को और अटेंडेंट को भी आपकी इंटेंशन समझ में आती है। दूसरी चीज़,
नेग्लिजेंस की जहाँ तक बात है, अगर आप अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पूरी स्किल्स के साथ, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आपका जो आपका काम है वो आप पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, कभी मेडिकल नेग्लिजेंस में फंस ही नहीं सकते। इसलिए नहीं फंस सकते क्योंकि आपके काम करने का स्टाइल ही अब ऐसा है, आपको उसकी पूरी SOPs दी जा चुकी हैं। सपोज आप मेडिसिन डिपार्टमेंट में, आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, तो आपकी इमरजेंसी में आपके जो पेपर्स हैं, जो आपके फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स हैं, वो ऐसे हैं कि अगर आप ढंग से उनको करेंगे और ढंग से पेशेंट देखेंगे, क्लिनिकली पूरा एग्जामिन करेंगे, कभी हो ही नहीं सकता कि आप नेग्लिजेंस में फंसे। तो नेग्लिजेंस तो आ ही नहीं सकती ऋषभ। नेग्लिजेंस तो वहीं आएगी जहां आप नेग्लिजेंट होगे। नेग्लिजेंट क्यों होना है? यही एक सब, मतलब क्यों हो जाते हैं लोग नेग्लिजेंट? इसीलिए हो जाते हैं जब वो अपने पाथ से डेविएट होते हैं, जब उनको ये लगता है कि मेरे पास अभी करने के लिए मेरे को वहां जाना है, मेरे को वहां जाना है, वो काम, वो अपने आप को एंगेज उतना ही रखिए जितना आप कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। एज डॉक्टर आपको अपनी एंगेजमेंट्स बिल्कुल वैसे ही रखनी है जितना आप सपोज आज आपको कोई ऐसा काम है जिसमें आप बहुत कम टाइम, आप पेशेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म, अपने स्टाफ को पहले इन्फॉर्म करके रखिए कि इससे ज़्यादा हम पेशेंट नहीं, लेकिन जो पेशेंट आप देख रहे हैं उसको पूरा टाइम दीजिए, उसको पूरी तवज्जो दीजिए, उसके साथ बात करिए, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, उसकी क्वेरीज को सॉल्व करिए। कभी नहीं हो सकती मेडिको लीगल प्रॉब्लम। सर आज मैं आपको कितने सालों से जानता हूँ, आज मैं अगर आपसे 2 सवाल भी पूछता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं पूछ सकता हूँ। मैं कभी आपको इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं देखता हूँ जितना फ़ोन पे इतने बिजी रहते हैं, या फिजिकली भी आप किसी को अटेंड कर रहे हैं, और किन किन डिग्नेटरीज को आप अटेंड करते हैं वो कहने की ज़रूरत नहीं है, हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं वो लोग। ये जो आपकी कामनेस है, ये ओवर द पीरियड हुई है डेवलप, या पहले आप मतलब थोड़ा गुस्सा था और फिर शांत हो गए, या फिर कैसे? क्योंकि मैंने कभी भी आपको ना एकदम से वो नहीं देखा। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए भी ऐसे हैं कि बस आप टॉलरेट नहीं कर सकते, जो अनएथिकल है, बट फिर भी सर हमने देखा, मतलब इसी उम्र में मेरे को कई बार गुस्सा आया, आपने शांत करा। यू आर वेरी काम एट सर्टेन स्टेज। ऋषभ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं किसी जमाने में बहुत गुस्सा होता था, मुझे मेरे ट्रिगर पॉइंट्स ना बहुत, आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। लेकिन ना ऋषभ, मैंने बाई द टाइम ये महसूस किया कि आप जितने शॉर्ट टेम्पर्ड होगे आप अपना नुकसान करेंगे, आप जितना जल्दी गुस्सा होंगे आप अपना नुकसान करेंगे। आज किन बातों पे आपको गुस्सा आता है? मुझे ऋषभ अगर प्रैक्टिकली पूछो तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। मुझे गुस्सा की जगह मुझे दुख होता है। अच्छा। मुझे क्यों दुख होता है? जब मैं ये देखता हूँ कि जिस काम को हम प्यार से समझा बुझा करके कर सकते हैं, उस काम को अगर हम थोड़ा लाउड वॉइस में और थोड़ा अपने जेस्चर्स ऐसे दिखा करके करना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। जैसे आज सुबह से मेरी बड़ी सारी इंगेजमेंट्स हैं, है ना, मेरे पास बहुत काम है। मेरे बहुत कामों के बीच में, क्योंकि अब मैं पेशेंट के लिए बैठा हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ तो मैं पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, और मेरे उस शेड्यूल में एक बीच में कोई ऐसा इंटरप्शन आ जाता है जिसे कोई मेरा नीचे लोअर स्टाफ भी हैंडल कर सकता था और उसने किया नहीं, और वो मेरे पास प्रॉब्लम आई। तो ऋषभ, अगर मैं वहाँ गुस्सा करूँगा तो ना केवल ये मेरी इनकॉम्पिटेंस होगी, बल्कि मेरे स्टाफ को भी ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपकी शायद ट्रेनिंग और टीचिंग सही नहीं है जो ऐसा हुआ। तो मेरा काम ये है ऋषभ, अगर मैं गुस्सा करूँगा तो ये डाउन द लाइन मैसेज जाएगा और ये ठीक नहीं है। तो मेरा काम रहना तो बहुत ज़रूरी है, और आप देखोगे इन सब चीज़ों में बहुत टाइम नहीं लगता है। आप 2 मिनट रुक जाइए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, पानी पीजिए, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है। मेरा बिलीव ये है, आप जब भी आप सुबह अपने काम पे जाते हैं और कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है, तो इसका मतलब आपका दिन वो सक्सेसफुल ही नहीं है। सर हाँ, आप क्यों सीखते हो? आप अपनी प्रॉब्लम से ही सीखते हो। हमेशा आप अपनी प्रॉब्लम से ही सीखोगे। अगर आप सुबह जाकर के कुर्सी पे बैठ गए और आपने रूटीन वाले ही काम करने शुरू कर दिए और शाम को आप घर वापस आ गए, तो वो दिन आपका यूजलेस है। आपको याद है आपने ये बात मुझे कब बताई थी? जब मैंने ज्वाइन करा था, उसके शायद 3रे या 4थे हफ्ते में जब आपने मुझे बताया था।
मैं ऋषभ इसीलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि प्रॉब्लम फेस करना बहुत जरूरी है लाइफ में। आपने प्रॉब्लम फेस नहीं की तो आपने काम ही नहीं किया। एग्जैक्टली सर। काम करेंगे तो प्रॉब्लम ही आएगी, प्रॉब्लम आएगी। और उसको देखो, ये ना एक तरीके से ये ऐसा है जैसे आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो जो बहुत उबड़ खाबड़ है ना, तो आप चल ही नहीं पाओगे अगर आप ये सोचोगे कि उबड़ खाबड़ रास्ते से कैसे जाएं। लेकिन हमारा गोल तो वहाँ है ना, हमें जाना ही है वहाँ, तो हम इस उबड़ खाबड़ रास्ते से ही स्मूथ बन के चलते चले जाएंगे। थोड़े दिनों बाद आपको महसूस होगा कि जो प्रॉब्लम आपको 1 साल पहले बहुत बड़ी लगती थी, आज तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, और वो कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो तो आप अपने दिमाग में मान करके बैठे थे कि ये प्रॉब्लम है। यही बिल्कुल सेम ये हेल्थ केयर ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ये हेल्थ केयर ऐसा ही है। जब कोई नया डॉक्टर आता है तो उसके सामने अगर कोई पेशेंट आ जाए तो उसे ऐसा लगता है कि अरे यार इसकी कितनी बड़ी बीमारी है, ये क्या है वो, तो ये बाद में उसे लिटरेचर जाकर ये तो कुछ नहीं था, तो साधारण बुखार था, वायरल था, इसको दवाई देते ठीक हो जाता। तो ये आपको एक्सपीरियंस सही आता है। ये मुझे भी एक्सपीरियंस सही आया कि गुस्सा नहीं करना है और गुस्सा करने के क्या खराब परिणाम हो सकते हैं ये मुझे पता है। तो इसलिए ऋषभ मैं सबको यही कहता हूँ कि थोड़ा काम हो करके, थोड़ा अपना दिमाग ठंडा रख करके उस अप्रोच के साथ काम करिए। सर आपके अंदर जो इतनी डेडिकेशन है अपने प्रोफेशन को लेके, अपने इस पैशन का जैसे एक पॉइंट क्या है, मतलब कहाँ क्यों इतने पैशनेट हो? ये पैशन ना मुझे जो मेरे गुरु और मेरे पिता तुल्य हैं डॉक्टर रवि मलिक के, उन्हीं से आई है। मैं आज भी उनको देखता हूँ ना, वो 18-20 घंटे रोज काम करते हुए, तो मैं उनके कंपैरिजन में तो कुछ काम नहीं कर पाता। मुझे आज भी ये लगता है कि मैं बहुत कम काम कर रहा हूँ, सर इतना काम क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? तो ये केवल ये उन्हीं की देन है। और ये मुझ जैसे और भी लोग हैं, लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं शायद सबसे ज़्यादा करीब हूँ उनके। तो जो उनका ऑरा है ना, जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो मैंने अपने अंदर इम्बाइब की। भले ही मैं 10% ही इम्बाइब कर पाया हूँ, लेकिन वो 10% भी मेरे लिए तो मेरी लाइफ चेंजिंग है। मेरा लाइफ का एटीट्यूड चेंज हो गया। तो ऋषभ, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर होता है जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो और जो आपकी लाइफ को चेंज करता है। जरूर। अब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को बिल्कुल समरसॉल्ट किया। और डॉक्टर रवि मलिक मेरी लाइफ में अगर नहीं होते तो शायद मैं आज ऐसी स्थिति में भी नहीं होता। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सर। ये उन्हीं की मेहरबानी है कि मैं आज तुमसे बात कर पा रहा हूँ बैठ करके, और इस विषय पे मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। सर जहाँ तक बात हॉस्पिटल्स की है, हेल्थ केयर की है, आपने इतना समय इस इंडस्ट्री को दिया है। और इंडस्ट्री में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे कोई बात छुपी नहीं है किसी भी हेल्थ केयर सेटअप की, वो काम कैसे करते हैं, बिकॉज आप इतने वेल कनेक्टेड हैं ग्राउंड लेवल पे भी, डेली ऑपरेशंस में भी। अब कॉमन मैन का सिर्फ एक सवाल है सर, कोई भी अस्पताल किसी भी लेवल का, वो आज अपना मरीज या खुद वहां ले जाने से घबराता क्यों है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ऋषभ। देखो, मरीज, आप मेंटलिटी समझो मरीज की और मरीज के अटेंडेंट की। आज के इस दौर में जब हेल्थ केयर सर्विसेज इतनी महंगी हैं, पेशेंट के मन में केवल 2 ही सवाल होते हैं और तीसरी बात ही नहीं है। नंबर 1, क्या मेरा मरीज ठीक होगा या नहीं होगा। दूसरा, कि इसमें पैसा कितना खर्च होगा। बिल्कुल सही साहब। आप इन दोनों सवालों का जवाब उसे दे दीजिए, आपको पेशेंट ढूंढते हुए आएंगे। आपको केवल ये 2 सवालों का आपके पास आंसर होना चाहिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होनी है। आप अपना अस्पताल बहुत अच्छे से चला पाएंगे। पर फिर भी सर कई लोगों ने ट्रस्ट लूज करा है, कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से ये सवाल जो है उत्पन्न होते हैं कि भाई किसी डॉक्टर पे कैसे ट्रस्ट करें। देखो, ये ना जो डॉक्टर पेशेंट का ट्रस्ट है, ये ना बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आपका कोई रिलेटिव है, वो किसी डॉक्टर के पास गया, उसको वो डॉक्टर ने ठीक किया, तो ये तो लेगेसी है किसी भी डॉक्टर की कि वो पेशेंट टू पेशेंट उसका ट्रस्ट बन गया। डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन इतना पॉइस रिलेशन है, इतना पवित्र रिलेशन है। आप ये समझो, ये इतना बड़ा ट्रस्ट है कि एक पेशेंट वो अपना पूरा शरीर एक डॉक्टर को सौंप दिया कि भाई जो करना है वो कर लो, इसको काटो पीटो, ऑपरेशन करो, इसको जो दवाई देनी है दो, कि पेशेंट को वो
बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह माने, उसको उस तरीके से ट्रीट करें कि जैसे हम किसी अपनी फैमिली मेंबर को ट्रीट कर रहे हैं। कभी भी अगर आपके दिमाग में पैसा पहले होगा तो आपके एक्शन वही करेंगे, अगर आपके दिमाग में पेशेंट पहले है तो आपका एक्शन वैसे ही होगा। तो अगर आप पेशेंट फर्स्ट अप्रोच के साथ काम करते हो तो आप पेशेंट को सब कुछ बताओगे, उसको पूरा कम्युनिकेट करोगे, आप उसको उसकी बीमारी के बारे में पूरा बताओगे कि भाई डिजीज़ का आउटकम क्या है, इसके ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, इसमें पैसा कितना खर्च होगा। और पेशेंट को ये कंसोल करना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई देखो ये जो खर्चा है ये एक जेन्युइन खर्चा है, इसमें हमारा भी इतना खर्चा होगा तभी हम आपसे भी ले पा रहे हैं। तो एक जो ट्रस्ट है हर लेवल पे वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप पेशेंट ठीक भी क्यों होंगे, आपके ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट के भरोसे से पेशेंट ठीक होता है। आप देखते हो ना कि बहुत सारे पेशेंट आकर के ये कहते हैं कि भाई आपका तो हाथ लग गया तो ठीक हो गया। क्या मतलब है इस चीज़ का? वो बात करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वो बात करके और पेशेंट के पास पहुंच करके एक मन में जो सेटिस्फेक्शन आ गया कि अब हम ठीक जगह आ गए, वो सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, वो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा थोड़ा बहुत जो सर्विस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है, मैंने होटल में भी काम करा है, मैंने हेल्थ केयर में भी काम करा है, सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों से अलग और बड़ी छोटी सी चीज़ है, कॉमन सेंस वाली बात कहें इसे तो, एक फॉलोअप जो होता है ना सर, अगर मैंने आपको किसी चीज़ के लिए कॉल करा और आपके माइंड में वही अप्रोच है कि पेशेंट फर्स्ट, तो जब तक आपके अकॉर्डिंग मेरा ट्रीटमेंट अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो आपको बेचैनी रहेगी। तो अगर आपका सामने से मेरे पास फ़ोन आ गया कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होना था, वो हुआ नहीं हुआ, क्या है सर, चाहे मेरा ट्रीटमेंट किसी दूसरे शहर में चल रहा हो या मेरी बात आपसे हो रही है कहीं भी, फॉर दैट मैटर मैं कभी ये जेस्चर भूल ही नहीं पाऊंगा किसी डॉक्टर का। बिल्कुल ठीक बात है। और चाहे मैं कहीं हूँ नहीं हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक ही वॉइस जाएगी कि आपको कुछ भी अगर हुआ है तो प्लीज़ आप इनसे बात कर लीजिए। तो ये जो फॉलोअप वाली टर्म है जो मैंने यहाँ भी देखी थी, जब आप प्रैक्टिस करते हैं इसे डेली, जब आपका भी मैंने देखा, आप खुद किसी को कॉल कर रहे हैं, आप खुद अपने टीम से पूछते हैं कि फलाने पेशेंट के साथ क्या हुआ, उसको हमने कहीं रेफ़र करा था वहाँ उसके साथ, मतलब इतना बॉदरेशन, इतना कंसर्न, जबकि वो पेशेंट आपकी फैसिलिटी में भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है एक जैसे बोलते हैं ना आउट ऑफ द वे जाना ऋषभ, जिसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं है। ऋषभ, ये ना आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे ना तभी होगा सर। हाँ, ये तभी होगा। आपको अगर ये लगेगा ना कि भाई ये पेशेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे पास आ गया ना, ये मेरे हॉस्पिटल में आ गया ना, नाउ ही और शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। सर ये किसी स्कूल में पढ़ाने की नहीं है, अंदर से आती है। ये ऋषभ आपको ना जो आपका लाइफ का स्कूल है ना, हाँ। ये वहीं से आती हैं चीजें। सर फैमिली का भी रोल होता है इसमें, बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है, फैमिली क्यों सपोर्ट करेगी आपको? मैं फैमिली को टाइम नहीं देता है ना, मैं कभी उनके साथ आउटिंग्स पे बहुत कम जाता हूँ, तो क्यों सपोर्ट करेगी? फैमिली आपको इसलिए सपोर्ट करेगी क्योंकि आप एक बहुत नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हो। सर आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। मैं किसी ऐसे काम के लिए थोड़ी जा रहा हूँ कि मैं फैमिली को टाइम इसलिए नहीं दे रहा। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऋषभ, आप उस काम के लिए डेडिकेटेड आपने लाइफ की है, तो आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली नहीं समझ रही तो ख़त्म, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऋषभ ये बड़ा मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच है। और एक और चीज़ बताऊँ मैं ऋषभ, जो आज के ज़माने में बड़ी सटीक है, आप हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटैलिटी लाना, ये बहुत बड़ी नीड है आज के ज़माने की। आजकल क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में बाकी सब कुछ है, हॉस्पिटैलिटी नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल चले जाइए, पेशेंट ना खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे उस डॉक्टर ने मुझको ये टेस्ट लिखे हैं, कहाँ जाना है, मुझे किससे बात करनी है, लॉस्ट हो जाता है इतने बड़े एम्पायर में। आप किसी बहुत बड़े होटल जाइए, आपको 10 लोग मिलेंगे, आपको पलकें बिछा करके कि आप इधर आइए, आपका सामान पहुंच गया, आपको जरा सा से ये चीज़ हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो सकती? ये हो सकती है हॉस्पिटल में, हम करते हैं यहाँ, और होनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि ये हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं होती? ये इसलिए नहीं होती क्योंकि
हमेशा बैक ऑफ माइंड में हॉस्पिटल का नाम आते ही आता है, केवल ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही बात है सर। हम यहाँ ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स हम ट्रीटमेंट कराने आए, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ हम उस हॉस्पिटैलिटी हकदार हैं जो हमें चाहिए। हम भले ही स्विमिंग पूल में ना नहाएं, लेकिन हमारे कमरे में जो बाथरूम है उसमें शावर अच्छा होना चाहिए, उसमें 24/7 गर्म ठंडा पानी आना चाहिए। हम बैल दबाने से हमारे पास जैसे सिस्टर आ रही है ऐसे हाउसकीपिंग स्टाफ को आना चाहिए। हमें रोज लोग आए पूछें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सफाई अच्छी होनी चाहिए। दिस इज हॉस्पिटैलिटी। और आपको अपने कमरे में बैठ करके आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलनी चाहिए। एक और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप पेशेंट को पोस्ट टू पिलर, पिलर टू पोस्ट दौड़ाते हैं कि आप जाओ वो रिपोर्ट ले आओ, आप जाओ वो एक्सरे ले आओ, आप जाओ अल्ट्रासाउंड ले आओ। क्यों? आपके यहाँ पेशेंट आ गया ना, उसको राजा की तरह रखिए ना, ही इज़ लाइक ए किंग। आप उसको बिठाइए, जो चीज़ चाहिए यहीं मिलेगी। दिस इज हॉस्पिटैलिटी। और ये क्यों ज़रूरी है ऋषभ? क्योंकि पेशेंट वैसे ही इमोशनली बहुत चार्ज्ड है। उनके किसी नियर डियर को ये बीमारी हुई है तो वो बहुत, उनके रिलेटिव्स, अटेंडेंट्स इमोशनली बहुत चार्ज्ड हैं। उस इमोशनली चार्ज स्टेट में अगर आप उनको 10 जगह ऐसा करेंगे, दौड़ाएंगे, तो वो और ज़्यादा नाराज़ होंगे। उसका बेसिक कंफर्ट ही लग्जरी है। एग्जैक्टली। तो आपको ये आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो आपको, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऋषभ, तो ये हम करते हैं, रूटीन में करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। पेशेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। और सर वो बॉन्ड मेरे को लगता है लाइफ टाइम में एक रिलेशनशिप दे करके जाता है, जब लोग आपको आपके कंडक्ट के लिए याद रखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। आज भी इतने सारे पेशेंट्स हैं जो अपने फैमिली फंक्शंस में हमें इनवाइट करते हैं। बिल्कुल। और ना केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली से बाहर भी जी। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आएंगे और हम जाते भी हैं जहाँ। तो ये तो एक रिलेशन ऐसा हो जाता है जो फिर लाइफ लॉन्ग चलता है। आप मुझे एक बात बताइए सर, एक अस्पताल की अगर हम बात करें, मैं कोई बड़े नाम नहीं ले रहा, ना मैं बड़े सेटअप्स की बात कर रहा हूँ, बड़े उसकी बात करते हैं जो एक मध्यम वर्ग के लोग जाते हैं। ग्रे कलर की टाइलें, फिनाइल की खुशबू और लोहे के बेंच, वो भी कहीं से टेढ़े आड़े होते हैं। ओपीडी जो होती है उनकी, वो डिस्टेम्पर की वाइट कलर की ओपीडी, एक स्टूल और ये सब एक इस तरीके का, और थोड़ा बहुत उसमें अगर इम्प्रूवमेंट हो तो थोड़े बहुत सेक्टर। ये जो हम आंखों से अपीयरेंस किसी अस्पताल की एस्थेटिक देखते हैं, जो वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, इसका कितना प्रभाव पड़ता है एक पेशेंट पे? ऋषभ, यही अभी मैंने यही कहा, ये जो हॉस्पिटैलिटी है ना, इसमें ये भी आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ऋषभ, आप क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या देना चाहते हो, ये आपकी मेंटालिटी के ऊपर है। अगर आप वाकई एक अच्छे होस्ट हैं और आप एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पेशेंट की कंफर्ट के लिए अच्छे सोफे लगाइए, आप उसको अच्छा ठंडा पानी के लिए कूलर या जो भी वो लगाइए। आप लोगों को अपॉइंट करिए ना जो पेशेंट्स के लिए काम करें, पेशेंट से पूछें। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, बेसिक सी भी चीज़ें हैं, आप क्या उम्मीद रखते हो कि पेशेंट आपके पास दोबारा आएगा? आज के ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो कभी नहीं आएगा। जहाँ हॉस्पिटैलिटी नहीं है आज की डेट में, पेशेंट वहाँ जाना पसंद, कोई भी नहीं जाना पसंद करेगा। और मैं तो प्राउडली ये कहूँगा कि शायद हम पहले ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने ये शुरू किया। मुझे आज भी ध्यान है जब हम, तुम्हें ध्यान है जब हम IHM गए थे और वहाँ से रिक्रूटमेंट किए थे हमने? बिल्कुल याद है। और मैं तो इस चीज़ को बड़ा फर्म बिलीवर था कि हमें अच्छे लोगों को हॉस्पिटैलिटी लाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स को हम हॉस्पिटल में लेकर के आए। और ऋषभ, तुम्हें पता ही है ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिस जगह पे भी हैं। ये यहाँ से हमारे यहाँ से सब बिल्कुल पॉलिश्ड होकर के गए ये लोग, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आज दे आर मैनेजर्स। सर हमारी विक्ट्री इसमें मैं ये कहूँगा जिसमें हमें प्राउड महसूस होता है, और जिसका एक रीज़न ये भी है कि आज हम बात कर रहे हैं कि हमने उनका जो माइंडसेट है, अपना माइंडसेट उनके साथ शेयर करा, तो वो इस इंडस्ट्री में एसोसिएटेड है, उन्होंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। बिल्कुल ठीक बात है। वो किसी भी अस्पताल में आज हैं, वो अपने लिए नाम बना रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। तो सर देखिए, आदमी पढ़ता भी इसीलिए है, कमाता भी इसीलिए कि उसे इज्जत मिले,
उसे उसकी मेहनत का पैसा मिले और वो अपनी अपॉर्चुनिटी ना खोए, वो राइज होता रहे। अगर उसको ये सब इस इंडस्ट्री में मिल रहा है कंपैरेटिवली, तो मुझे नहीं लगता कुछ हार्म है। और मोर देन दैट, अगर वो एक इम्पैक्ट अपने कस्टमर पे छोड़ रहा है जो कि एक जगह पे उसका पेशेंट है और एक जगह पे उसका गेस्ट है, तो आई थिंक उसके पास वो विजडम है कि उसको ये पता है कि मुझे अपनी जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, वो कहाँ पे यूज करना है। बिल्कुल ठीक बात है ऋषभ, और यही होना चाहिए। क्योंकि मेरे को वो दिन याद आता जब आपने मुझे एक वो फ्री हैंड दिया था अपने आप को साबित करने का या एक इम्पैक्ट क्रिएट करने का, और वो दिन भी बड़े अच्छे नहीं थे। हम लोग पैंडेमिक में एक साथ हमने काम करा था। तो सर, जो भी मैंने सीखा था उसको अप्लाई करने का, लोग मेरी बात गलत ना समझें, लेकिन वो कोविड एक ऐसा वो था कि कोई चाहता ही नहीं था कि अस्पताल भी मैं जाऊं, और वहां पर लोगों से बात करके उन्हें उनको आश्वासन देना कि आप एक सही जगह पे हैं, आप सही हाथों में अपना मरीज दे रहे हैं, खुद एक मरीज हैं, वो एक जिम्मेदारी भी थी। तो बात करते करते अगर आप उनको 1% भी अगर सेटिस्फाई कर पाए, देन आई थॉट कि यार यू आर एट द राइट प्लेस। ऋषभ, ये चीज़ ना, देखो हमने कोविड में, तुम्हें तो पता ही है, सारा ड्राइव तुम्हारे साथ ही था, तुमने ही किया बेसिकली। हमने कितने लोगों को वैक्सीन लगाई। हम लोग दिल्ली में शायद नंबर 1 थे छोटे हॉस्पिटल्स में इतनी वैक्सीन लगाने में। ऋषभ, कोविड के टाइम में हमने इतने लोगों को ट्रीट किया, इतने लोगों को हमने वैक्सीनेट किया। ये सब क्यों? हमारे जैसे छोटे हॉस्पिटल क्यों आएंगे लोग? ऋषभ, ये भरोसा ही था। जो लोग आए हमारे पास, कितने बड़े बड़े लोग भी हमारे पास आए, कितना अच्छे वो हमसे जुड़े लोग, ये एक भरोसा ही तो था ऋषभ। और कोविड के टाइम में ऋषभ, जब इतना वो हो रहा था, आई कैन प्राउडली से मेरी टीम इतना अच्छा काम कर रही थी, इतना लोग अपनी जान खतरे में डाल के तुम लोगों ने काम किया, तो इट इज़ कमेंडेबल। और ये आज तक ऋषभ, ये लेगेसी आज तक चल रही है। सर, जिस सेटअप की आप बात करें, मैं वहाँ लोगों को देखता हूँ, वो 25 साल से लगभग सेम ही है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमने एस्थेटिक की बात करी, SOPs की बात करी, सर आप लोगों से कैसे जुड़े रह सकते हैं ऋषभ? जो आपके स्टाफ हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है? ये ना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो 2 लोगों का ध्यान रखती है, एक अपना कस्टमर, एक अपने एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ से बनती है, और एम्प्लॉयज़, हमारा जो सबसे पहला कस्टमर, वो जानते हैं कौन है? हमारा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय फर्स्ट, फिर आता है हमारा कस्टमर जो बाकी हमारे पेशेंट है। आप एम्प्लॉय को, टैलेंट रिटेंशन के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, बहुत लिटरेचर बड़ा, लेकिन सिंपल सा शब्द है टैलेंट रिटेंशन। क्यों होगा? आप अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट दीजिए, रिकॉग्निशन दीजिए, और उसका ड्यू उसको टाइमली दीजिए। कोई आपको छोड़ करके नहीं जाएगा, आप रिटेन रखिए। हमारे यहाँ मोस्टली एम्प्लॉयज़ सब 20-20, 22-22 साल से, मोस्टली लोग। सर, अगर हम बात करें दोबारा से उसी टॉपिक पे, अगर हम जाएं कि अस्पताल आने से आदमी घबराता है, तो पहली बात तो चलो ठीक है कि हमने डॉक्टर को अपने आप को सौंप दिया, तो ट्रस्ट फैक्टर बनता है। जो दूसरा पॉइंट था, जो बाद में निकल के प्रायोरिटी बन जाता है, पैसा। आजकल इतनी इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसीज, ये सब है, इलाज महंगा हो गया, ऑब्वियस सी बात है सर। इलाज महंगा उसी डॉक्टर से जिसको हम कभी 500 रुपये देते थे, आज 1000 रुपये की फीस है। डॉक्टर सेम है, दवाइयाँ भी वही लिखेंगे अगर कुछ सेम प्रॉब्लम है, तो वो महंगाई क्यों? दूसरी बात, अननेसेसरी टेस्ट्स। तीसरी बात कि हो सकता है कि वो आपके लिए तो जस्टिफाइड कॉस्ट है, उसको कैसे समझाएंगे कि भाई 3 साल पहले अगर एक चीज़ 10 रुपए की थी, तो आज वो 15 या 20 रुपए की हो गई। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ऋषभ। ये एक आम आदमी के मन में ना बहुत वैलिड क्वेश्चन ही आता ही है। देखो ऋषभ, जब हमें 2 चीज़ देखनी है, हमें कॉस्ट तो देखनी है, हमें क्वालिटी भी देखनी है। जब आप क्वालिटी को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट आपकी बढ़ती है। हम अगर एक
ब्रांडेड कंपनी की अच्छी दवाइयाँ रखेंगे तो थोड़ा कॉस्टली होंगी। आप अच्छे कंसल्टेंट रखेंगे जो बहुत क्वालिफाइड हैं, जो बहुत स्किल्ड हैं, जो बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, तो उनकी फीस ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होगी। जी। आज से 5 साल पहले और आज के 5 साल बाद जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, ऑब्वियसली उस तरीके से इनकम्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऋषभ, ये चीज़ें तो थोड़ा महंगी होंगी, लेकिन फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि हमें करना क्या है। हमें अपने पेशेंट को हर चीज़ एजुकेट करनी है, हमें उन्हें समझाना है, हमें उन्हें काउंसिल करना है कि भाई जो हम अगर आपसे 1000 रुपये ले रहे हैं तो ये जस्टिफाइड है, हमें उसे बताना है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कहा कि डॉक्टर नेग्लिजेंट क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टाइम नहीं दे रहे। आप पूरा टाइम दीजिए पेशेंट्स को, उनकी हर क्वेरी का जवाब दीजिए, वो आपको 1000 नहीं 2000 भी देंगे। इतने सालों के एक्सपीरियंस में अगर एक ओपीडी की मैं बात करूं तो आपने क्या समझा कि एक पेशेंट अपने फर्स्ट टाइम कंसल्टेंट से, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार आया, तो वो पहली बार अगर आपके पास आए तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे? देखो ऋषभ, सबसे पहले तो ना हमें कॉमन सेंस पहला। आप जब पेशेंट मेरे चैम्बर में एंटर हो रहा है ना, तो मुझे दिमाग से कॉमन सेंस है कि उसका बेली बटन क्या है, उसका हॉट बटन क्या है, वो आपसे क्या चाहता है। एक एग्जांपल है, एक कोई बहुत पुअर पेशेंट है तो वो आपसे पैसे में रिबेट चाहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक कोई बहुत वेल क्वालिफाइड, कोई बहुत पैसे वाला पेशेंट है तो वो आपका टाइम चाहेगा। उसे पैसे से नहीं चाहिए, उसे आपका टाइम चाहिए। तो अगर आपने ये दोनों सेगमेंट सेग्रीगेट कर लिए तो आप पेशेंट का ट्रस्ट भी जीत लेंगे। लेकिन अगर आप ये सेग्रीगेट नहीं कर पाए, सपोज अगर आप किसी बड़े आदमी को टाइम नहीं दे पाए और किसी पुअर आदमी का पैसा नहीं कम कर पाए, तो दोनों ही आपके पास नहीं आएंगे। और सर, इन दोनों के बीच में जो एक मिडिल क्लास वाला होता है जिसको 1000 रुपए देने के बाद दोनों ही चीज चाहिए। हाँ, उसे पैसा भी कम चाहिए, उसे आपका टाइम भी चाहिए। तो आपको दोनों ही देना पड़ेगा उसको, जो आपको डिमांड कर रहे हैं ऐसी, है ना। एट द सेम टाइम आपको ये समझाना भी पड़ेगा उनको कि भाई जो हम पैसा ले रहे हैं जस्टिफाइड है। और जो टेस्ट हम लिख रहे हैं, होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर किसी पेशेंट को देख रहे हैं, आपने टेस्ट लिख दिए, आप समझाते ही नहीं है कि ये टेस्ट मैंने क्यों लिखे हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर। आपको ये समझाना पड़ेगा कि मैंने ये सीबीसी इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इन्फेक्शन देखना है, मुझे टाइफाइड आपका पता करना है, इसलिए मैंने टाइफाइड और विडाल लिखा है। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको अपनी फीस जस्टिफाई करनी है ना, तो आपको करनी पड़ेगी। पर सर आज की डेट में इतना टाइम तो कोई डॉक्टर देते ही नहीं है। यही मेरा, क्योंकि उनके पास भीड़ है, वो 2 मिनट में उनको करके भेजना होता है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ से कि या तो आप अपना जूनियर रखिए ना, आप अपना जूनियर डॉक्टर रखिए जो आपको ये सारा समझाएं, पेशेंट को पूरी नॉलेज दें। उसके बाद भी अगर पेशेंट कोई क्वेरी होती है तो सीनियर डॉक्टर बताएं उसको। तो आपको अपना काम जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आप जस्टिफाई नहीं करते हैं तो आप पेशेंट का ट्रस्ट खोएंगे फिर। तो मेरा मानना यह है कि ये ना मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच के साथ हमें पेशेंट ट्रीट करना है। हमें पेशेंट को पूरी कंफर्ट देनी है, पेशेंट का पैसा भी देखना है, पेशेंट को ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट भी बताना है। सपोज एक कोई पेशेंट है, आपको लगता है इसमें ऑपरेट होना चाहिए, लेकिन उसमें हम कंजर्वेटिव भी अगर कर सकते हैं तो पेशेंट को बताना चाहिए हमें कि भाई हम कंजर्वेटिव कर सकते हैं, इसके ये फायदे हैं, इसके नुकसान हैं। तो आप देखोगे लॉन्ग रन में पेशेंट कहीं नहीं जाते आपके पास से। पेशेंट को सर कई बार सेटिस्फाई करने के चक्कर में या उनकी काउंसलिंग एजुकेशन के चक्कर में आपको लगता है कई बार आपका बिजनेस हैम्पर होता है? देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ काम कर रहे हो, आपको चाहिए फॉरेन गेन, तो आप फिर कुछ भी करिए, वो तरीका ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन चाहिए, आपको पेशेंट चाहिए, है ना, तो आपको पेशेंट फर्स्ट अप्रोच के साथ काम करना ही पड़ेगा। आपको बैक ऑफ माइंड में पैसा हटाना पड़ेगा, आपको पेशेंट पहले रखना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको लगेगा कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको ये चीज़ें धीरे धीरे सब समझ में आने लगती हैं। फिर आपको ये लगने लगता है कि हाँ, ये चीज़ ठीक है, ये गलत है।
आप अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं, अगर मैं बनाना चाहता हूँ कि मैं टाई लगाऊंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे, तो आप ऐसे ही करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप ये चाहेंगे कि भाई मेरा पेशेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये नहीं, ये सेगमेंट चाहिए ही नहीं, तो आप वैसे ही करेंगे। फिर आप आज ये डिसाइड कर लो कि मुझे अपनी प्रैक्टिस में केवल रिच लोग चाहिए और मैं उनको पूरा टाइम दूंगा, एक पेशेंट को आधा घंटा भी दूंगा, तो आप 5,000 फीस रखेंगे तो भी आएंगे आप पास रिच। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको मासेस देखने हैं, आपको क्लासेस देखने हैं, आपको क्या करना है। लेकिन फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अप्रोच पेशेंट फर्स्ट वाली ही रखनी ही पड़ेगी। आपको अपने दिमाग में पेशेंट की हित सोचना ही पड़ेगा, यही क्रक्स है। आज जब इतनी फैसिलिटीज़ हैं किसी हॉस्पिटल में, तो आदमी का मन में ना एक घबराहट होती है कि यार एवरीथिंग इज चार्जेबल, या फिर क्या बोलते हैं, बड़ा लग्जरी है ये। तो वो जो लग्जरी है दैट इज़ अ सेकेंडरी पार्ट, पर वो जो एक स्टाफ है, जो कहीं की टीम है, जो उसकी अपीयरेंस है, वो भी जब आपके पास आज की डेट में आते हैं ना, तो वो अंग्रेजी में बात करते हैं। इसका कितना इम्पैक्ट है सर आज की डेट में? देखो ऋषभ, हमारे पास आने वाले लोगों में ना, आप ये मानो हर तरीके के लोग आते हैं। आपके पास वो लोग भी आएंगे जो आपसे हिंदी में ही बात करना चाहेंगे, ठीक है ना। आपकी टाई और वो घबराएंगे आपसे, है ना, वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगे कि भाई पता नहीं ये कौन है, कैसे, वो डर। ऋषभ, यही डर हमें दूर करना है, हमें इन चीज़ों से ही निकलना है। हमारे पास आने वाला हर पेशेंट हमारा कस्टमर है, एंड कस्टमर इज़ गॉड। हमें हर पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। अनअटेंडेड और अनकाउंसल्ड कोई नहीं रहना चाहिए। जो हमारे दरवाजे के अंदर आ गया वो अटेंड भी होगा, वो काउंसिल भी होगा। अगर वो इंग्लिश में बात करना चाहते तो हम इंग्लिश में बात करेंगे, वो हिंदी में बात करना चाहे हम हिंदी में बात करेंगे, लेकिन अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे। उसके मन का जो डर है ना, वो कैसे दूर होगा? जब आप उससे मिलोगे, उससे बात करोगे, उसको डर को समझोगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर। सर ऑन कॉन्ट्ररी जो रियलिटी होती है, जो हमने भी फेस करी है, जानबूझ के कई बार पेशेंट, जब आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जब आप उसे बिल्कुल भी पेन, मतलब पेन इन द सेंस आप उसको बॉदर ही नहीं करवाना चाहते कि बैठे बिठाए सब काम, तो कई बार पेशेंट ना आपको फॉर ग्रांटेड इस तरीके से ले लेता है कि ठीक है, यू ट्रीट देम लाइक अ किंग, बट यू हैव टू टेल देम दैट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के द एक्सपेक्टेशन नीड्स टू बी स्लो डाउन। कई बार उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो ये होता है कि पूरा अस्पताल उसकी जेब में है। देखो, क्योंकि वो जो माइंडसेट लेकर के आते हैं ना कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे तो ये चाहिए, वो अप्रोच बड़ी गलत है उनकी। देखो ऋषभ, यही है, हमें ना पेशेंट का बेली बटन जरूर ढूंढना है। वो क्या चाहता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं तो हमें काउंसिल करना है उसको कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशंस ये जस्टिफाइड है, ये नहीं है। हमें उनको बड़े प्यार से, बड़े सलीके के साथ उनको बिठा करके पूरा काउंसिल करना है। इसीलिए काउंसलिंग और कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग, वेदर इट इज़ वर्बल और नॉन वर्बल, पर ये बहुत ज़रूरी है, तभी पेशेंट को समझ में भी आएगा। देखो 99.99% पेशेंट ना कभी आपसे झगड़ा नहीं करेंगे अगर उन्हें ये पता होगा कि आप जेन्युइन हैं। आप पैसे को बाद में रखते हैं, आप पहले पेशेंट रखते हैं। आपको पेशेंट को कम्युनिकेट करना, काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। आपको सब बताना बहुत ज़रूरी है, तभी काम बनेगा। अब सर टेक्नोलॉजी आ गई है, एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन व्हाट्सएप, एप्लीकेशंस इतने हैं, डॉक्टर के कंसल्टेशंस ऑनलाइन हो गए हैं। कोविड में हमने पहली बार देखा था ये सब। आजकल रोबोटिक सर्जरीज हैं, तो आपका क्या टेक है रोबोटिक सर्जरीज पे? कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल भी है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि भाई जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिसने मेरे को गाइड करा है मेरा ऑपरेशन ऐसे होगा, पर वो तो वहाँ है ही नहीं, उसकी जगह कोई मशीन है जो मेरा इलाज करेगी। तो सर वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर कैसे गेन हो, या फ्यूचर क्या है आगे एआई का या रोबोटिक सर्जरी का? अभी आज के ज़माने में जो रोबोटिक्स है, या ये नेविगेट भी तो सर्जन ही कर रहा है ना। रोबोट अपने आप कुछ नहीं कर रहा। मैं एक पेशेंट हूँ, मैं किसी सर्जन के पास गया जो रोबोटिक सर्जरी करते हैं,
तो पहला कांटेक्ट मेरा सर्जन के साथ ही हुआ। सर्जन ने ही मुझे अश्योर किया, सर्जन ने ही मुझे बताया ये बीमारी है, और सर्जन ने ही मुझे कहा कि हम रोबोट से करेंगे इसको। तो रोबोट अपने आप कुछ नहीं कर रहा, वो ह्यूमन माइंड ही है जो उसको नेविगेट कर रहा है। दूसरी, इसका बेनिफिट्स बहुत है। बहुत सारी सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें बहुत अंदर तक जाना होता है और ह्यूमन हैंड वहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकता। रोबोटिक हैंड बहुत प्रिसीजन के साथ अप्रोच भी कर सकते हैं और बहुत मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज कर सकते हैं जहाँ ब्लड लॉसेस कम है और इन्फेक्शन निल है। तो ये तो आने वाले टाइम में होगा। और कहीं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कहीं ऐसा पेशेंट के साथ टच खत्म हो जाएगा या ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन टच को इरेडिकेट करने का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब एआई आएगा तो ह्यूमन टच कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। नहीं ऋषभ, ह्यूमन टच तो हमेशा रहेगा। आपको देखने वाला डॉक्टर ही होगा, आपको मेडिसिन देने वाला डॉक्टर ही होगा। आप एआई से मेडिसिन नहीं ले सकते। आपको जो अपने सिम्टम्स बता करके डायग्नोसिस बनाने वाला डॉक्टर ही होगा। एआई का बहुत इम्पैक्ट हमारी लाइफ में डे टू डे भी आने वाला है, नॉट ओनली इन हेल्थ केयर, हर फील्ड में आने वाला है। हर आप देखोगे एआई का, खास तौर से रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये फील्ड ऐसे हैं जिसमें एआई का बहुत यूज़ होने वाला है आगे आने वाले ज़माने में। और ये बहुत अच्छा भी है। अच्छा इसलिए कि डायग्नोसिस बहुत अच्छी बनेंगी, कंफर्म बनेंगी, एक्यूरेट बनेंगी और टाइम बहुत कम लगेगा। तो ये तो बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में तो एआई जिसने नहीं सीखा ऑब्सोलीट हो जाएगा। एआई सबको सीखना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर में और कहाँ पे टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है? ऋषभ, हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी की बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी भी देखो, हम 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन हमारे रिमोट एरियाज़ में ना अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी भी बहुत जगह ऐसा है कि एम्बुलेंस नहीं है, कहीं ऑपरेशन थिएटर नहीं है, कहीं अस्पताल ही नहीं है, कहीं डॉक्टर्स नहीं है। तो हमें तो रिमोट एरियाज़ में हर जगह अस्पताल होने चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी है। सरकारों को भी चाहिए कि जितने रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी फिक्स कराएं, वहाँ लोगों को वहीं ट्रीटमेंट मिले। इतना अब दिल्ली जैसे शहर में जो बड़े अस्पताल हैं, एम्स हैं, इतना पेशेंट लोड क्यों है? वो इसीलिए है कि उनके रिमोट एरियाज़ में ना हॉस्पिटल्स हैं ना फैसिलिटीज़ हैं। तो ये तो सरकारों को चाहिए कि रिमोट एरियाज़ में सब जगह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और धीरे धीरे आप देखोगे एआई का इस्तेमाल वहाँ भी होगा। टेलीमेडिसिन आजकल बहुत हो रहा है। रिमोट एरियाज़ में लोग टेलीविज़न पे, मॉनिटर पे अपना पूरा वो बताते हैं, सिम्टम्स बताते हैं। दूर बैठा हुआ डॉक्टर उनको जहाँ नहीं पहुँच सकते वो करते हैं ऐसा। बट मेरे ख्याल से ना इसमें सरकारों को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है रिमोट एरियाज़ में, और हो भी रहा है काम। बहुत काम ऐसा हो भी रहा है। बड़े सारे रिमोट एरियाज़ के गाँव जहाँ अब PHCs खुल गई हैं, डॉक्टर्स भी जाने लगे हैं, पर स्टिल बहुत काम अभी होना बाकी है। एक शॉर्ट ब्रीफ में टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एक पेशेंट की जर्नी क्या होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ यार, टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल? देखो, जब भी पेशेंट, जैसे ही आप पेशेंट एंटर हुआ हॉस्पिटल में, सबसे पहला टेक्नोलॉजी, उसके अब रिटन काम सब बंद, पेपर वर्क ज़ीरो। ठीक है। कोई पेपर, कियोस्क लगे होने चाहिए, पेशेंट अपनी इंफॉर्मेशन भरे और उसका ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाए, उसका फॉर्म फिल हो जाए उसी पे, और उसका UHID जनरेट होना है या वो हो जाए। अगर वो पेशेंट दोबारा आया है तो उसका पूरा डेटा वहाँ आ जाए। पेशेंट का एडमिशन होना है, ऑटोमेटिक सब कुछ होता चला जाएगा। पेशेंट का रिकॉर्ड सारा पेशेंट के मोबाइल पे होना चाहिए। कहीं कोई पेपर, सबसे बड़ा फ़ायदा पेपरलेस। आपको कहीं पे भी आप दूध दिखाना है तो आपका 10 साल पहले भी अगर आपने दिखाया होगा तो उसके आप पास सेव होगा सारा। जितनी मशीनरी हैं, जितनी हमारी एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, ये सब AI बेस्ड हैं। आप जितनी रिपोर्टिंग हो रही है AI बेस्ड। जितने भी हमारी अब जैसे हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, सब क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। तो अब तो इट इज़ अनलिमिटेड, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा है। सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो उसके फ़ोन पे आ जाए, फ़ोन पे सब कुछ। अब तो पेशेंट अगर डॉक्टर को दिखाया, उसने कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन दिया, जो उसने मेडिसिन लिखी वो ऑटोमेटिक मेडिकल स्टोर पे पहुंच गया, पर्चा वही। तो पेशेंट के पहुंचने से पहले वो दवाइयाँ तैयार वहाँ मिलेंगी, तो टाइम बहुत सेव होने लगा। लैब में गए तो वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने की जरूरत नहीं, सैंपल दीजिए और काम खत्म।
एक अगर हम बात करें पेशेंट डॉक्टर की जो कनेक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेन है, पेन तो बे टाइम का होता है। अगर मैं बात करूँ सर, कोई कॉमन मैन है, अगर ऑड टाइम्स, वैसे तो पूरे दिन की अवेलेबिलिटी होती है, ऑड टाइम्स पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ऑड टाइम पे अगर वो अपने कंसल्टेंट को, जो उसका ट्रीटिंग कंसल्टेंट, उसे कॉल करता है और बाई चांस अगर वो फ़ोन ना उठा पाए, वहीं उसका फैक्टर जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि पेन में कुछ नहीं सोचता कि वो 5 साल से उसके साथ है या नहीं है या कुछ ऐसी चीज़। देखो ऋषभ, हमें ना ये भी समझना चाहिए कि भाई डॉक्टर की भी अपनी लाइफ है ना, उसको भी सोना है, उसको भी रेस्ट करना है, उसको भी फैमिली को टाइम देना है। अगर वो ये नहीं करेगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर ऑड आवर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी इमरजेंसीज़ हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, आप इमरजेंसी जाइए, वहाँ डॉक्टर से ट्रीट कराइए और अगले दिन आप ओपीडी में आइए। तो ये ना हमें खुद भी समझना पड़ेगा एज पेशेंट कि हमें हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सर, जब पैसा आपकी अप्रोच नहीं है, इस बात पे शायद आपने एक इंसिडेंट शेयर किया था मुझसे, मैं चाहता हूँ एक बार आप वो ऑडियंस के साथ शेयर करें, वो किस्सा क्या हुआ था कि जब कोई ट्रॉमा से गुजरा था। ऐसा हुआ ऋषभ, एक बार हमारे V3S मॉल के सामने एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में 4-5 लोगों को चोटें आई। तो एक लेडी थी, उनको बहुत चोट आई, तो वो हमारे हॉस्पिटल में लेके आ गए रात को 2 बजे, 1:30-2 बजे का टाइम रहा होगा। तो जब वो आए हमारे हॉस्पिटल में तो ड्यूटी डॉक्टर सब पूरा स्टाफ था, उन्होंने देखा, फटाफट एक्सरे कराया तो उनके 2 बोन फ्रैक्चर थे। अच्छा। और अच्छा खासा हेमेटोमा बना हुआ था, उनको ब्लड था। तो रात में ही फिर उनका एक अल्ट्रासाउंड भी रात में ही कराया गया और रात में ही उनकी सर्जरी की गई। रात में ही सब करके ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आ गए, एनेस्थेटिस्ट भी आ गए, पूरा ओटी स्टाफ भी था। सब कुछ करके हमने सुबह तक पेशेंट को स्टेबल कर दिया। सरप्राइजिंगली सब कुछ हो जाने के बाद भी किसी ने पैसे के लिए उनसे कहा ही नहीं कि आपको पैसा भी देना है या आपको कुछ जमा कराना है। सब के दिमाग में केवल यही था कि भाई पेशेंट को हम किस तरह से अच्छे से ट्रीट कर दें, पेशेंट सेव हो। अगले दिन तो पता लगा ये लोग मुरादाबाद के रहने वाले थे पेशेंट, और बहुत अच्छी बड़ी रिच फैमिली से थे वहाँ। तो अगले दिन जब वो सब लोग आए और वो सब बड़े हैरान थे, और उनकी हैरानी का सबसे बड़ा कारण ये था कि दिल्ली जैसे शहर में हमने पैसे के लिए कहा ही नहीं किसी को, जहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। उस पेशेंट का ऑपरेशन भी हो गया और वो पेशेंट ठीक भी हो गई और सब कुछ हो गया और कोई पैसा मांग ही नहीं रहा। ये कैसा अस्पताल है? तो मेरे पास भी आए थे, फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई देखो, हमारे लिए तो पेशेंट फर्स्ट है, पैसा तो बाद में आ ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर पेशेंट फर्स्ट है। तो वो काफ़ी मतलब इस चीज़ से वो काफ़ी इम्प्रेस भी हुए, और आज तक भी वो हमारे, तो सालों हो गए इस चीज़ को, आज तक भी हमारे पेशेंट हैं। वो बहुत पेशेंट भेजते हैं मुरादाबाद से भी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप नेक नीयत से काम कर रहे हैं तो ठीक रहेगा सब। सर, आप एक बात बताइए, ये तो प्रोफेशनल बातें हो गई, प्रोफेशनलिज्म से हटके जब आप अपने लिए बारे में कुछ सोचते हैं, आपकी फैमिली है, मैम भी डॉक्टर हैं, तो आप अपने आप को अनवाइंड कैसे करते हैं? थोड़ा डिस्ट्रेस एक्टिविटीज क्या होती है? आपको पढ़ने का बड़ा शौक है? मैं कुछ नहीं करता ऋषभ, मैं केवल अपने बच्चों से बात करता हूँ, थोड़ा म्यूजिक सुनता हूँ और थोड़ा गुनगुनाते भी हैं। हाँ, और थोड़ा तुम जैसे लोगों से बात करता हूँ सर। यही मेरा स्ट्रेस बस्टर है ऋषभ। मेरी बेटी भी डॉक्टर है और बस मैं बच्चों से बात करता रहता हूँ, वही मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। और फिर हॉस्पिटल में सभी लोग हैं, तो जहाँ मैं जिससे भी मन करता है बात करके, तो मेरा स्ट्रेस देखा जाए तो मेरा स्ट्रेस वैसे कुछ नहीं है। मेरा स्ट्रेस सिर्फ ये है कि मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए, मेरे अस्पताल से जो पेशेंट जाए वो सेटिस्फाइड जाए, ठीक होकर के जाए। यही मेरा सबसे बड़ा मोटिव भी है, यही मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस भी है। सर, इन टोटलिटी में अगर मैं पर्सनली आपकी बात नहीं करता, तो जिस ओहदे पर आप हैं उस ओहदे पर अगर कोई भी व्यक्ति है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जॉब है ये 25 इंटू पता नहीं कितने की जॉब है? क्योंकि 24 घंटे तो कभी कोई काम आपने करा ही नहीं, 24 में से 25 घंटे ही होते हैं। कहने का मतलब ये 1 सेकंड आपका कहीं और इन्वेस्टेड नहीं है। तो कितना सैक्रिफाइस ये जॉब मांगती है हर लेवल पे? ऋषभ, मैं ही नहीं,
मेरे जैसे जितने लोग अस्पताल में काम कर रहे हैं ना, वो सभी इस फेज से गुजर रहे हैं। और ऋषभ, हम लोग ना ब्लेस्ड है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, हमें बचपन में ये कहते थे सब लोग कि भाई सबकी सेवा करनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग की सेवा करनी चाहिए। तो हमें तो उसके पैसे भी मिल रहे हैं, हमें तो सेवा करने के पैसे भी मिल रहे हैं, तो हमसे बड़ा ब्लेस्ड कौन होगा। तो ऋषभ, ये चीज़ ना काम जितना करें उतना अच्छा है। और मैं तो सब लोगों को यही कहता हूँ, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जब मैं रिजल्ट्स देखता हूँ, जब मैं ये देखता हूँ कि कितने सेटिस्फाइड पेशेंट हमारे यहाँ से जा रहे हैं, जब मैं ये देखता हूँ कि लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। और यही मोटिवेशन है जो आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है हम सभी लोगों को। सर, अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप क्या होते? ऋषभ, अगर मैं डॉक्टर ना होता ना तो शायद मैं क्रिकेट प्लेयर होता। अच्छा। मुझे बहुत क्रिकेट खेलना पसंद था, मैं बहुत खेलता था, पर अनफॉर्चुनेटली वो सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। पर नहीं सर, फॉर्चुनेट रहे, क्योंकि बन जाते तो फिर मिलने के लिए तरसते हैं आपसे, आज कभी भी आ जाता हूं मैं। बट फॉर्चुनेटली मैं ऐसे फील्ड में आया जो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे अपने काम में बहुत मज़ा आता है। आई रियली एंजॉय इट। और मैं बहुत जब देखता हूँ ना बहुत हॉस्पिटल्स को या बहुत ऐसे जगह जहाँ लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो ऐसा कर देते तो ऐसे हो जाता। तो मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन फील होती है कि क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। काश कोई इन्हें समझा पाता कि भाई तुम गलत कर रहे हो ये। तो बस ऐसे ही सब। आपको बुक्स पढ़ने का भी काफ़ी शौक है? हाँ। आपकी जो हिंदी है, जो उसकी वोकैबुलरी है, क्योंकि मैंने जितनी बातें आपसे करी है हमेशा से, तो आपका जो समझाने का एक तरीका और जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वो बिल्कुल ही जिस इमोशन से आप यूज़ करें ना, वो उसी को जाके प्रभावित करता है। मतलब व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड योर स्टडीज? ऋषभ, मैंने ना मेरे फादर का मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट रहा है। मेरे फादर मेरे लिए सब कुछ थे। और दूसरा जिस आदमी का मेरे जीवन पर प्रभाव रहा वो है डॉक्टर रवि मलिक। ऋषभ, इन्हीं दोनों लोगों से मैंने अपने फादर से सीखी ईमानदारी, मैंने अपने फादर से सीखा हार्ड वर्किंग, और डॉक्टर मलिक से मैंने सीखा डिसीजन कैसे लेने हैं, कैसे काम करना है, हार्ड वर्क कैसे करना है, मतलब हर चीज़ जो आज मैं हूँ वो इन्हीं लोगों की वजह से हूँ। और मेरी जो हिंदी है या मेरी जो इंग्लिश है वो ऐसी इसीलिए है। मैं एक्चुअली बहुत शर्मीला टाइप का और बहुत कंजर्वेटिव उसका था, पर धीरे धीरे मैंने देखा कि लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। फिर मैंने बुक्स बहुत पढ़ता था, मैं मैनेजमेंट की बुक्स बहुत पढ़ता था अपनी। तो मुझे लगा ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये लोगों तक अगर नहीं पहुँचेगा, तो इसीलिए मैं लोगों को समझाता भी हूँ। मैं अपने पास बैठा करके ना, मैं बहुत लोगों को कई बार समझा रहा होता हूँ, भाई तुम इस तरीके से लाइफ में ऐसे मत करो। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं डॉक्टर विकास, मेरी बहुत बात होती है उनसे मैं बहुत सीखता हूँ। वो दुनिया जहान के ज्ञानी आदमी हैं और मुझे बहुत सिखाते हैं वो। तो मैं सब लोगों से सीख करके ही सब वो करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब एवरेज से ही हम लोग हैं, एवरेज से ही सब चल रहा है, बस ठीक है। कोई सर, ये तो आप समझते हो कि आप एवरेज हो या कुछ है, पर सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में लाखों एम्प्लॉयज़ आए गए, ये चलती रहती है कहानी, मेरी उम्र के भी आए गए, लेकिन आपसे कोई क्या लेकर के जा रहा है और वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है, ये बड़ा मैटर करता है लाइफ में। क्योंकि कनेक्टिविटी जो है, इसको मेंटेन करने के लिए ना दोनों तरफ से एक पैशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे आपकी इतनी आदत हो गई थी कि एक समय था कि मेरे से रहा ही नहीं गया था बात करे बिना। और मेरे हर वेंचर में जब मैंने कुछ नया करना चाहा, तो मैंने कभी आपकी तरफ से अपने आप को डीमोरलाइज नहीं पाया। क्योंकि आप ना एक वैलिडेशन ढूंढते हैं हर काम में कि कौन आपको सराहे, या सराहने के साथ साथ आप जब बताते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करिए, अप्रोच ये होनी चाहिए, सवाल इस तरीके के होने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स आप कहीं ना कहीं ये कंसर्न है मेरे लिए। वो हो सकता है हमारे इतने साल के रिश्ते की वजह से हो,
और वो भी इसी वजह से बना क्योंकि पेशेंट और वो वाला जो आपने बताया वही आज बॉन्ड इतने उसमें बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो मेरे पास जो भी आता है, देखो तुम तो बहुत स्पेशल थे ऋषभ, तुम्हारे अंदर तो मैंने इतना काम करने का जज्बा देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास वैसे भी कोई आता ना ऋषभ, तो मैं सबको यही समझाता हूँ, देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे अगर लोग फ़ायदा उठा सकें तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मैं भी आज किसी के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा रहा हूँ, है ना। तो वही मैंने तुम्हें भी बताया था ऋषभ। पर जैसे 10 लोग मेरे पास से जाते हैं तो कोई एक ही आदमी इम्प्लीमेंट करता है, और तुमने इम्प्लीमेंट किया, उसी का तुम्हें भी फायदा है। अच्छा सर, जैसे ये मूवीज आती हैं, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस आई थी जो थोड़ा सा हॉस्पिटल का पार्ट दिखाया था, ये आपको याद हो गब्बर इज बैक आई थी अक्षय कुमार की। इन मूवीज में कुछ रियलिटी थी, कुछ फिक्शन था, लेकिन इन टोटल मेरे को ये लगता है कि ये मूवीज ना आम जनता को प्रोवोक करते कि वो आपसे सवाल इस तरीके से पूछे, और अगर आपका मोडस ऑपरेंडी भी वही है, लीगली भी वही मैटर चल रहा है, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन करे वो आकर के, तो उस चीज को आप हैंडल कैसे करते और देखते कैसे आप? देखो ऋषभ, ये ना जो दो मूवी हैं, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस तो बहुत अच्छी, उसमें तो ह्यूमन टच बहुत था उसमें था। लेकिन अगर आपने वो डायलॉग सुना जो डॉक्टर जे डॉट अस्थाना बोलते हैं कि अगले 3 साल आपको मेडिकल कॉलेज में यही सिखाया जाएगा कि पेशेंट सिर्फ एक बीमार शरीर है और कुछ नहीं है। मैंने अभी सबसे पहले तुमसे यही कहा कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में क्यूरिकुलम में हमें ना मैनेजमेंट भी पढ़ाना चाहिए। वो मैंने इसीलिए कहा, देखो ह्यूमन टच होना बहुत ज़रूरी है, आपको वो एम्पैथी फील करना बहुत ज़रूरी है। वो आप फील नहीं करेंगे ना, फिर आप सक्सेसफुल हो सकते। दूसरी बात ऋषभ, मैं 22 साल 25 साल हो गए मुझे ऋषभ, मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी ऐसे देखा ही नहीं। बहुत हॉस्पिटल्स में कहीं नहीं देखा, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ये बहुत एग्जैजरेट कर करके लोगों ने वो उस चीज़ को वो किया, बट ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि देखो फिर वही बात है, हम पेशेंट फर्स्ट अप्रोच के साथ काम करेंगे। हम पैसा सेकेंडरी चीज़ है, पैसा इज़ बाई प्रोडक्ट, तो हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता ऋषभ। अगर हम गलत नहीं है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। हम अगर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। आने वाले सालों में आप हेल्थ केयर का फ्यूचर फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स, जो हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो हेल्थ केयर में अपने लिए करियर बनाना चाहते हैं, आप कैसे इसको करेंगे? इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। आगे आने वाले टाइम में आपको हेल्थ केयर में बहुत जॉब्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। आज भी हमारे कंट्री में पर पेशेंट बेड रेशो बहुत कम है, हमें डॉक्टर्स की रेशो बहुत कम है, हमें क्वालिफाइड स्टाफ बहुत चाहिए। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त, इसमें तो इन्वेस्टर्स आने चाहिए। हेल्थ केयर इंडस्ट्री अभी हम एक्चुअली क्या है, हम अर्बन एरिया देख रहे हैं ना, हम मेट्रो सिटीज़ देख रहे हैं। आप कभी टाइप 2 टाइप 3 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जाकर के देखिए, वहाँ कितनी ज़रूरत है। वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छे डॉक्टर्स हैं ही नहीं, हमें वहाँ अप्रोच करनी चाहिए। तो इसमें तो बहुत इन्वेस्टमेंट की अभी भी बहुत वो है, और अच्छे क्वालिफाइड करियर तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा है, कभी इसमें स्लो डाउन नहीं होना। जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, जो दैट शुड बी अ राइट अप्रोच टू एंटर दिस इंडस्ट्री? ये डिपेंड करता है कि आप किस उसमें बनाना चाहते हैं। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप पैरामेडिकल स्टाफ बनना चाहते हैं, आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। हम अगर बात करें सर, कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ही आना चाहता है तो बहुत अच्छा है। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की हर जगह कमी है। मैं तो दिल्ली शहर में भी देखता हूँ कि बहुत सारे हॉस्पिटल मैं बात करता हूँ उस तब तो उनके पास है ही नहीं ऐसे लोग। तो वहाँ चाहिए लोग अच्छे MBA करके आए हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA किए हैं, लेकिन काम करने का जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। आपको 9 to 5 वाली जॉब में आप अगर बंध के रह जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको काम को समझना चाहिए, आपको अपना पेशेंट को समझना चाहिए।
तब आप सक्सेसफुल होंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा कुछ काम करने का अच्छा वो बना। कोई और टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें? बस मेरा सोसाइटी एट लार्ज पे यही मैसेज तुम्हारे माध्यम से रहेगा कि हमें ना डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को और हॉस्पिटल्स को भी समझना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। हमेशा पैसे के लिए हम कभी नहीं काम करना चाहिए, और हम भी पब्लिक एट लार्ज को ये बताना चाहेंगे कि हम आपके लिए हैं। डॉक्टर्स हमेशा आपके लिए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आपके लिए है। तो हमें आपस का ट्रस्ट मेंटेन रखना पड़ेगा, हमें आपस की बॉन्डिंग को बनाना पड़ेगा। अगर आप एक डॉक्टर से नाराज हो तो जाते दूसरे डॉक्टर के पास ही हो आप किसी इंजीनियर के पास नहीं जाओगे, आप जाओगे किसी दूसरे डॉक्टर के पास ही। तो डॉक्टर पेशेंट का ट्रस्ट बहुत जरूरी है, यही की है। तो आप पैसा सेकेंडरी है, पेशेंट फर्स्ट। सर आपको लगता है, मतलब एक ये लास्ट आखिरी सवाल होगा मेरा, कि जितने एफर्ट्स बैक एंड पे पूरी टीम लगाती है या कोई डॉक्टर लगाते हैं, उन्हें नहीं पता कि कितने फॉलोअप्स आपस में डॉक्टर एक दूसरे से लेते हैं, कनेक्टेड होते हैं, पूरी टीम लगती है डॉक्टर्स की। जब पेशेंट यूं ही निकल जाते हैं या कभी समझ ही नहीं पाते, कहीं महसूस होता है आपको कि यार एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला या इज्जत नहीं मिली? ये बिल्कुल ठीक कहा, या कोई एफर्ट अननोटिस चला गया? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा कई बार लगता है, लेकिन ना फिर दूसरे ही पल हमें ये भी ध्यान आता है कि चलो कोई बात नहीं है, हम अगले पेशेंट में उतनी मेहनत करेंगे। हमारा मोटिवेशन हमारा अगला आने वाला पेशेंट ही है। तो कई बार ऐसा होता है, पर इट इज लाइफ ऋषभ, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ऐसा सवाल रह जाता है जो कि मुझे ऐसा लगता हो कि ज़रूरी था पूछना, और होगा भी तो दोबारा ज़रूर आपसे मुलाकात करूंगा मैं कैमरे के ऊपर। बट इतनी जो नरिशमेंट हुई है, मैं फिर से 2020 में ज़रूर पहुंच गया था जब हमारी मुलाकात हुई थी, और अगले दिन मैं वही अपनी टाई लगा करके आपके सामने आ गया था। ऋषभ मुझे आज बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसी आई, मैंने बोला भी सब। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी ऋषभ, कि तुमने इस ऐसे सवाल को उठाया। ये आज के डेट में ना बहुत ही वैलिड है, बहुत प्रासंगिक है। ये ऐसी चीज़ों को हमें आगे लाना ही पड़ेगा। और ऐसे मेरे जैसे और बहुत लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन भी देनी पड़ेगी। ये सर मुझे महसूस इसलिए हुई है क्योंकि जितना बारीकी से मैंने आपके साथ काम किया है, और जितने मेरे डाउट थे जो आपने इतनी अच्छी तरीके से वैनिश करे थे ना, तो मैं आपका और मेरा एक पॉइंट ये भी था कि चीज़ हम तक ही सीमित ना रहे। इसलिए हमने हायरिंग भी करी, इसलिए हमने ट्रेनिंग्स भी कितनी करी, इसलिए हमने कितने एफर्ट्स भी लगाए। तो जब एक ये माध्यम है, तो मेरे को लगा कि एक सही टाइम पे आपके साथ एक किया जाए बातचीत, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो कि इतनी व्यस्त रहती है सिर्फ एक पेशेंट को ठीक करने में, उसे नॉर्मल कंफर्ट देने में, तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ होनी चाहिए एटलीस्ट एक। बिल्कुल ठीक बात है ऋषभ। और जबकि मतलब आपके साथ मेरा तो कितना गहरा एक संबंध है सर। तो सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया, आपने हमारी ऑडियंस को अपना टाइम दिया, अपने इंसाइट्स दिए। जितने बडिंग डॉक्टर्स हैं या कोई ना कोई कहीं पे कोई बहक रहा हो तो अपने संभल जाए वो। सो ऑन दैट नोट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। अरे सर थैंक यू सो मच।